नमस्कार भैया सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारा प्यार देने के लिए। और माफ़ी चाहता हूँ अगला वीडियो थोड़ा लेट लाने के लिए। दीपावली त्योहार और उसके बाद थोड़ी सी ऑफिशियल व्यस्तता के कारण थोड़ा लेट हो गया भैया। चलिए आगे शुरू करते हैं। मैं इंस्पेक्टर अखिल कुमार राव पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आप सबके साथ हाजिर हूँ। आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट पर। पिछली क्लास हम पढ़ चुके हैं सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार नागरिकता। उससे पहले भैया कुछ मेरे वादे अनुसार कुछ अच्छी बातें जो आपकी हौसला अफजाई करें, आपकी हिम्मत बढ़ाएं, आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें, बेहतर कंपटीटर बनने में मदद करें, बेहतर कैंडिडेट बनने में मदद करें। ये भौरे की छोटी सी बातें। हम में से बहुत सारे लोग शायद कई बार अपनी कामयाबी को लेकर आशान्वित भी होते हैं, तो कभी आशंकित भी हो जाते हैं। डर लगता है कि क्या हम कामयाब हो पाएंगे या नहीं। हमें इससे सीख लेनी चाहिए भैया। दुनिया की सारी चीजें एरोडायनामिक्स के नियम के अनुसार उड़ती हैं। वो तय करता है कि कौन सी चीज उड़ पाएगी और कौन सी नहीं। एरोडायनामिक्स के नियम के अनुसार भौरा नहीं उड़ सकता भैया। साइंटिस्ट कहते हैं वो तो उड़ ही नहीं सकता था, लेकिन ये बात भौरा नहीं जानता। वो निकलता है अंडे बच्चे से और अपने पंख फड़फड़ाता है और उड़ने लगता है। उसके पंखों का फैलाव बहुत कम होता है और वजन बहुत ज्यादा, इस हिसाब से उसे उड़ना नहीं चाहिए। तो साइंटिस्ट कहते हैं ये एक अपवाद है। ऐसे बहुत सारे काम, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु कर चुके हैं जो कई बार अगर हमें जानकारी होती या उन्हें जानकारी होती तो वो हिम्मत ही नहीं दिखा पाते। अगर उसे पता होता कि मैं उड़ ही नहीं सकता तो वो कभी प्रयास नहीं करता भैया। कई बार हम किसी सोच को अपनी लिमिटेशन बना लेते हैं। अगर हम ठान लें तो ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते, बशर्ते उस दिशा में पॉजिटिव थॉट सही डायरेक्शन में कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ा जाए। बार बार फिर वही दोहराता हूं, कड़ी मेहनत आप करिए, सही डायरेक्शन हम देंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। ये तो ऐसी चीज है भैया जो एक्सेप्शनल है, अपवाद है। इसके अलावा भी इंसानों ने ऐसे बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं जो पहले कोई नहीं कर पाया। आपके सामने भैया हाजिर है एडमंड हिलेरी, दुनिया का वो पहला शख्स जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई हासिल की, माउंट एवरेस्ट पर सक्सेसफुली चढ़ाई की। उससे पहले ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था। हमारे आपके सामने तो ढेरों उदाहरण हैं, इनके सामने भैया कोई एग्जाम्पल ही नहीं था। ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने इसे अचीव किया हो, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रास्ता बनाया, पहली बार प्लानिंग की। आपके साथ ऐसा नहीं है। आपको राह दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमने की है। और हम जैसे कई हजार बच्चों ने, कई हजार लोगों ने कामयाबी हासिल की है गवर्नमेंट जॉब्स में या दूसरे किसी फील्ड में। वो अपने किताबों के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से आपको रास्ता दिखाते हैं। इनके पास कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। ये पहले व्यक्ति जिन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया। ये भी भैया जर्ट्रूड एडरले इनका पूरा नाम है। जर्मनी इमिग्रेंट की, एक न्यूयॉर्क में पैदा हुई एक लड़की जिसने 19 साल की उम्र में ऐसे बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल कर लिए जो उस समय कई लोग सोच नहीं सकते थे। सबसे पहली बात तो 9 साल की उम्र तक तैरना नहीं आता था। उसके बाद तैरना शुरू किया। 15 साल यानी अगले 6 सालों तक की प्रैक्टिस करने के बाद प्रोफेशनली उस स्थिति में आई कि मैं तैयार हूं पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर देखिए भैया 1924 में कमाल कर दिखाया। ओलंपिक में रिले में गोल्ड हासिल किया और ब्रॉन्ज भी हासिल किया सिंगल में। और उसके बाद तय किया एक बड़ा कीर्तिमान बनाने का। फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करने वाला, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला, शरीर को, खून को जमा देने वाला ठंडा पानी, बर्फ जितना, बर्फ से भी नीचे भैया, माइनस में टेम्परेचर रहता है वहां पे, उतने ठंडे पानी में लगातार पूरे दिन तैरना, हड्डियां गला देने वाली ठंड होती है। कोई भी वो कीर्तिमान आज से पहले नहीं हासिल कर पाया था। इन्होंने तय किया उस इंग्लिश चैनल को पार करना। हालांकि अपने पहले प्रयास में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। 7 घंटे और 11 मिनट से भी ज्यादा लगातार तैरने के बाद इनके कोच के समझाने पर ये हिम्मत हार गई और रुक गई। बाद में पता चला भैया बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था, आधा 1 घंटा 1.5 घंटे का सफर और हिम्मत दिखा देती तो मंजिल पा लेती। अगली बार सेकंड प्रयास फिर से किया, लेकिन सेकंड प्रयास में एक बदलाव कर दिया। इस बार एक हेलीकॉप्टर भी साथ में ऊपर उड़ता हुआ चल रहा था जो इन्हें बता रहा था, और साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो ये बता रहे थे कितना डिस्टेंस कवर हो गया है और कितना और कवर करना है। नई टीम नए इंस्ट्रूमेंट के साथ फिर से प्रयास किया। 8 घंटे से ज्यादा लगातार उस कड़कड़ाती ठंड में, उस सर्द मौसम में, इतने ठंडे पानी में तैरकर इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया और उसे पार करने वाली पहली महिला बनी भैया।
इन चीजों से 2-3 चीजें हमें सीखने को मिलती हैं इन कहानियों से। वो क्या क्या भैया? सबसे पहला, अगर हम कड़ी मेहनत से सही दिशा में मेहनत करें, ऐसा कुछ भी नहीं जो हम नहीं पा सकते भैया। हम सब कामयाब हो सकते हैं, हम सब अचीव कर सकते हैं बड़े बड़े कीर्तिमान। सेकंड नंबर बात, गोल को क्लियर रखिए। पहली बार जब इन्होंने स्टार्ट किया, इनको एग्जैक्टली गोल या मंजिल का पता नहीं था, कितनी दूर है, कहाँ जाना है, अल्टीमेट एंड कहाँ पर है। कई बार गोल का विजन क्लियर होना आपको आपकी राह को ज्यादा आसान बना लेता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भैया, अपनी जिंदगी में एक मकसद, एक मंजिल चुनिए और फिर उसे बार बार बदलिए मत। सोच समझकर उसे चुनिए और फिर लगातार उस पर मेहनत करिए। चाहे तो अपने कमरे में जहां आप सोते हैं या अपनी किताब में उसे लिख दीजिए, इवन उसका टाइम पीरियड भी लिख दीजिए भैया। विश्वास मानिए, आप उसे अचीव कर पाएंगे। बड़ी फेमस किताब है द सीक्रेट, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें वही बात लिखी हुई है जो शाहरुख खान अपनी मूवी में बोलता रहता है कि हम जब भी दिल से किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो पूरी कायनात हमें जुट जाती है हमें उससे मिलाने के लिए भैया। ऐसा वाकई में होता है। द सीक्रेट वो बुक है जो ये बताती है, यूट्यूब पर भी इस पर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, जो ये बताती है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे आसपास का वातावरण वैसा बनने लगता है और वाकई प्रकृति हमारी मदद करती है हमें हमारी मंजिल को अचीव करने में। एक बड़ी फेमस लाइन है, अगर आप कहते हैं कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे या फिर आप कहते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे, दोनों ही शर्तों में आप सही होते हैं। क्यों भैया? जब आप बिलीव करते हैं कि आपसे नहीं होगा, आपकी भावभंगिमा, आपकी मेहनत उसी तरह गिर जाती है। जब भी कोई रुकावट आती है, आप बार बार बैठ जाते हो ये कह के, देखो मैंने तो पहले ही कहा था मुझसे नहीं हो पाएगा, और आपसे वाकई नहीं होता। जब आप ठान लेते हो कि आपसे जरूर होगा, हर परेशानी आने पर आप ये रास्ता खोजते हो कि इस रास्ते को कैसे पार किया जाएगा। वो परेशानी क्यों आई बल्कि वो मायने नहीं रखेगा, मायने रखेगा उस परेशानी को पार कैसे किया जाए। आप रास्ते निकालते हैं, मेहनत करते हैं, नई युक्तियां अपनाते हैं, नई ट्रिक्स अपनाते हैं और कामयाबी पा लेते हैं। कामयाब होने और ना होने में एक बड़ा अंतर आपकी सोच डालती है। अपनी सोच को पहले पॉजिटिव कीजिए, अपना गोल निश्चित चुनिए, लगातार उस पर प्रयास करिए। ये वो लोग जिन्हें राह दिखाने वाला, जिनका इंस्पिरेशन इनसे पहले कोई भी नहीं था, अगर ये थक कर हार जाते, ये भी औरों की तरह रुक जाते, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कभी नहीं बनते, और उससे भी बड़ी बात, ये बड़े नाम इतिहास में कभी दर्ज नहीं होते। आपको और हमें तो वो काम करना है जो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग कर चुके हैं। हजारों लोग हर साल इन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बैंक हो या यूपीएससी हो। ऐसे सारे एग्जाम हर साल कई सौ या कई हजार बच्चे क्लियर करते हैं। उनका तजुर्बा आपके पास है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हैं, हम लोगों के वीडियोस आपके पास हैं जो बताते हैं कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। सारा मटेरियल, सारी जानकारी आपके पास है भैया। आपको सिर्फ कड़ी मेहनत करनी है, सही मार्गदर्शन हमारी तरफ से, कड़ी मेहनत आपकी तरफ से, कामयाबी जरूर हासिल होती है। बस आप निरंतर मेहनत करते जाइएगा भैया। इसी कोशिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए भैया शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान पर आज का टॉपिक। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हम सिटीजनशिप को 2 लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं। पिछला लेक्चर क्लास नंबर 08, जिसमें मैंने बताया कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता को हासिल करने के लिए संविधान में 2 रास्ते बताए गए, या यूं कह लीजिए सिटीजनशिप या नागरिकता के लिए 2 अलग अलग प्रावधान रखे गए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लागू होते समय यानी 26 जनवरी 1950 के समय कौन कौन भारत का नागरिक होगा, ये हमारे संविधान के भाग नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 से 11 में बताया गया है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है भैया। क्लास नंबर 08 पॉलिटी की, जिसने नहीं पढ़ी है वापस जाकर उसे पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर ये पार्ट कवर किया गया है। संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक कहलाएगा, ये शर्त, ये नियम, ये प्रावधान दे दिए गए संविधान के भाग 2 आर्टिकल नंबर 5 से 11 में। स्पेशली 5, 6, 7, 8 में दिए गए हैं। 5 से 8 में वो बातें बता दी गई कब कब कौन कौन भारत का नागरिक कहलाएगा। एंड स्पेशली आर्टिकल नंबर 11 में ये प्रावधान रख दिया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन भारत का नागरिक बनेगा, ये शर्तें
संसद तय करेगी। संसद को ये ताकत दे दी गई। संसद ने इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन भारत का नागरिक बनेगा ये सुनिश्चित करने के लिए जो कानून बनाया उसे हम कहते हैं भैया नागरिकता कानून 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो हमारे इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। जिसने भी ये पहला वाला पार्ट क्लास नंबर 08 और ये क्लास नंबर 09 कवर कर लिया, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं सिटीजनशिप और नागरिकता पर आए हुए लगभग सभी क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे, टॉपिक भी क्लियर होगा और इससे आए हुए सभी क्वेश्चंस भी हल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भैया। सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता कानून 1955, जैसा कि लिखा हुआ सन लिखा हुआ है, पहला एग्जाम में सवाल बनता है भैया कब आया, आंसर इज 1955 में। इट केम इन 1955। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सूची भी मैंने तैयार कर दी है जो इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। खैर, नागरिकता कानून कब आया भैया? 1955 में। क्यों आया? एज पर द पावर गिवन टू द पार्लियामेंट बाय आर्टिकल 11। अभी मैं बता चुका हूं ये कैसे आ गया। संसद को संविधान के अनुच्छेद 11 ने ये पावर, ये शक्ति दे रखी थी कि आप ये कानून बना सकते हैं ये तय करने के लिए कि 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन भारत का नागरिक कहलाएगा। इसलिए आर्टिकल 11 में जो ताकत मिली हुई थी उससे संसद ने ये कानून बनाया। क्या इसमें कभी संशोधन हुआ है? इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं भैया, इसमें कई बार संशोधन हो चुका है। उनमें से इंपॉर्टेंट ये हैं 1986 में, 92 में, 2003, 2005 और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हिसाब से भैया 2019 जो हाल का संशोधन है जिस पर थोड़ा बहुत विवाद भी चल रहा है, उसे भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। खैर, अब इस सिटीजनशिप एक्ट में क्या कहा गया है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता कानून में नागरिकता हासिल करने के, नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके बता रखे हैं भैया। फिर एग्जाम का सवाल बनता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू एसएससी में पूछा जा चुका है कि एज पर सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून के अनुसार सिटीजनशिप एक्वायर करने के, नागरिकता अर्जित करने के कितने तरीके हैं? आंसर इज भैया 5 तरीके। वो कौन कौन से हैं? पहले इंग्लिश में, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। हिंदी में बर्थ यानी जन्म के आधार पर, आपका जन्म कहां हुआ है इस आधार पर आपकी नागरिकता तय हो सकती है कि आप भारतीय कहलाएंगे या नहीं। आपके वंश के आधार पर, आपके पापा, आपके माता पिता में से कोई भारतीय रहा है या नहीं, भारतीय है या नहीं। पंजीकरण के अनुसार, यदि आप भारत देश से बाहर पैदा हो रहे हैं लेकिन आपके माता या पिता भारतीय हैं तो आपने पंजीकरण करा लिया है या नहीं कराया है। दैट इज फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, आप किसी ऐसे राज्य, ऐसी टेरिटरी, ऐसे भाग का हिस्सा हैं जो भारत द्वारा बाद में अर्जित कर लिया गया, इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, पौंडीचेरी, ऐसे कई राज्य थे जो पहले हिस्सा नहीं थे, बाद में एक्वायर कर लिए गए। उनको एक्वायर करने के साथ साथ ही भारत सरकार ने एक गैजेट निकाल दिया, या यूं कह लीजिए कानून निकाल दिया जाता है उसके लिए कि इनमें रहने वाले ये सभी लोग अब भारत के नागरिक कहलाएंगे। लास्ट, नेचुरलाइजेशन। भैया आप ना भारत में पैदा हुए, ना ही आपके माता पिता भारतीय थे, कोई बात नहीं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन वैसे भी भारतीय मूल के निवासियों के लिए होता है। आप टोटली फॉरेनर हैं तो देशीकरण के द्वारा कुछ खास शर्तें पूरी कर दीजिए, इतना इतना टाइम भारत में निवास कर लीजिए, ये चीजें आप फुलफिल करिए तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्या क्या मैं डिटेल में सबको अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सबके नाम याद कर लीजिए। 5 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बार बार दोहरा रहा हूं, इनके अंदर की डिटेल स्पेशली यूपीएससी या पीसीएस को छोड़ दूं, नीचे के किसी एग्जाम में जनरली नहीं पूछी जाती, लेकिन बार बार ये पूछा जाता है कितने तरीके और कौन सा तरीका है या नहीं। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, बार बार पूछा जाता है। आंसर इज 5। वो कौन कौन से हैं कई बार वो पूछ लेगा या ऑप्शन में कह देगा इनमें से कौन सा तरीका नहीं है, 3 सही ऑप्शन दे देगा और एक कोई गलत ऑप्शन डाल देगा। इसलिए आपको इनके नाम याद होने चाहिए। इन्हें याद करने के लिए भैया मैंने कोड बना रखा है। इनका पहला वर्ड उठा लीजिए तो रिन साबुन आता है, रिन और व्हील साबुन आते हैं भैया कपड़े धोने के, तो याद कर लीजिए बड़ा रिन। जो भी बड़ा रिन साबुन लेकर आएगा उसको भारतीय नागरिकता मिल रही है भैया, याद करने के लिए फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, तो इसलिए याद किया जा सकता है। बी फॉर बाय बर्थ, डी फॉर बाय डिसेंट, आर फॉर बाय रजिस्ट्रेशन,
इनकॉर्पोरेशन, और ये लास्ट वाला नेचुरलाइजेशन। हिंदी में आपके सामने मैंने लिख ही दिया है, जन्म, वंश, पंजीकरण, अर्जित भूमि या देशीकरण के आधार पर। अब भारत की नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके बताए, तो भारत की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, कैसे लूज हो सकती है, उसके भी 3 तरीके हैं भैया। वो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रीवेशन। हिंदी में कहूं, त्याग के द्वारा, बर्खास्त के द्वारा और वंचित के द्वारा। अब इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं भैया। इसको आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इस पेज को याद कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पन्ना है। इस एक ही पन्ने में से 80% आपका कवर हो जाएगा। बार बार यही पूछा जाता है, इनके नाम या ये कितने टाइप है। इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। कभी बुरा वक्त आ जाए भैया, क्या आपका क्वेश्चन आ ही जाए, तब के लिए सबसे पहला, सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 3 बताता है कि कैसे बाय बर्थ, जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता कैसे मिलेगी भैया। पहले प्रावधान इनिशियली कर दिया गया, जब ये 1955 में आया तब कहा गया कि भैया 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर जो भी भारत में सिर्फ पैदा हो गया, जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक। ऐसा चलता रहा 1987 तक। 1987 आते आते ऐसा महसूस हुआ कई बार लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बाहरी व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं, घूमने फिरने आ सकते हैं, हो सकता है उस दौरान महिला प्रेग्नेंट हो, उनके बच्चे का जन्म यहाँ पर हो जाए, तो उसे तो भारत की नागरिकता मिल गई। कायदे में वो भारत की नागरिकता लेने ना ही वो इच्छुक है और ना ही उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई भी भारत का नागरिक नहीं था। यह इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई दुश्मन मुल्क स्पेशली इसी पर्पज से आए, कोई ऐसा दुश्मन मुल्क का दंपत्ति आए, जोड़ा आए, पेयर यहाँ पर आकर बच्चे को जन्म दे, भारत की नागरिकता दिलवा दे, फ्यूचर में उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके, ये समझते हुए इन्होंने कहा हाँ भैया ये कुछ गलती हो गई हमसे, इसे हम ठीक कर देते हैं। तब 1986 में जो मैंने कहा अमेंडमेंट्स आए थे, तो 86 में जो बदलाव आया, 1986 में ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि नहीं, अब क्या होगा, 1 जुलाई 1987 के बाद बर्थ भारत में जन्म होना चाहिए, प्लस कोई एक पेरेंट भी भारतीय होना चाहिए, माता या पिता में से कोई एक पेरेंट भारतीय होना चाहिए। 2003 तक ऐसा कर दिया गया। अब फिर इसमें कुछ लूप होल्स पाए गए, तो अल्टीमेटली और करेक्शन किया गया। क्यों भैया, एक पेरेंट्स में क्या दिक्कत है भैया, नाम लिए बगैर ही कहूंगा, लेकिन हमारे कई पड़ोसी देश हैं जो लगातार हमारे यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व भेजते रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियां कराते रहते हैं, पाकिस्तान जैसे। तो भैया ऐसे लोग का हो सकता है कोई व्यक्ति इधर आ जाए, हमारे यहाँ की कोई महिला से प्रेम विवाह करे या किसी और तरीके से शादी हो, बाद में बच्चा हो, एक पेरेंट तो भारतीय तब भी है, महिला है, लेकिन पिता किसी और मकसद से दूसरे देश से आया है और चाहता है अपने बच्चे के अंदर वो गलत चीजें रोप देना जो फ्यूचर में चलकर आतंकवादी गतिविधि या असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कुछ देश को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य अपना ले। तो सरकार को लगा इसको थोड़ा और ठीक कर देना चाहिए, तो प्रॉपर किया गया। 3 दिसंबर 2003 के बाद या वर्तमान में मैं कहूं एग्जिस्टिंग नियम क्या है, डिटेल में ना जाते हुए एग्जाम में अगर आएगा भी तो ये पॉइंट आएगा, एट प्रेजेंट क्या कहता है कानून। 3 दिसंबर 2003 के बाद अब तक कानून कहता है भैया ये 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या क्या, एक तो भारत में जन्म हो, अगर बर्थ के आधार पर आपको नागरिकता चाहिए, भारत में आपका जन्म हुआ हो, एंड साथ में या तो दोनों माता पिता भारतीय हैं, दोनों यहीं के हैं, या फिर कोई एक अगर भारतीय है तो दूसरा वाला इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए भैया। इलीगल माइग्रेंट क्या है, 2003 में व्यवस्था बताएगी, 2003 के संशोधन में इलीगल माइग्रेंट को डिस्क्राइब कर दिया गया है इस संविधान इस एक्ट के सेक्शन 2 में है, हालांकि पर बहुत डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। वो ये कहता है कि इलीगल माइग्रेंट वो व्यक्ति है जो या तो बिना पासपोर्ट के चुपके से घुस आया है, या भैया वैलिड डॉक्यूमेंट तो लेकर आया है लेकिन उसकी अवधि पूरी हो गई है। 2 बात है, इलीगल माइग्रेंट कौन कहलाएगा, या तो कोई बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के चुपके से हमारे देश में घुस आया हो, या वैलिड डॉक्यूमेंट तो लेकर आया कि भैया मैं घूमने आ रहा हूं 6 महीने का वीजा लेकर, या पढ़ने आ रहा हूं 2 साल के लिए, लेकिन उसके बाद चुपके से यहीं रह गया और ऐसी गतिविधियों में भाग ले रहा होगा। उसका वीजा 6 महीने का था लेकिन वो 6 महीने से ज्यादा यहाँ रुक रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। तो बर्थ भी यहाँ होना चाहिए और दोनों माता और पिता दोनों भारतीय हों, या फिर बर्थ हो एक भारतीय हो और दूसरा इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगली यहाँ आए, सरकार की जानकारी में हो, वो बाहर का व्यक्ति यहाँ आया हुआ है, रहता है, शादी करता है, सारे नियम फॉलो करता है, उसका बच्चा भारतीय कहला सकता है। तो भैया बाय बर्थ के लिए वर्तमान में ये नियम है जो हमें याद रखना है। अब इसका सेकंड प्रोविजन क्या कहता है, बाय डिसेंट,
वंश के आधार पर। आपको वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? तो ये तो क्लियर है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ होता तो आपको पिछले वाले प्रोविजन में नागरिकता मिल जाती। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि आपका जन्म तो भारत के बाहर हो रहा है। इस केस में अगर जन्म किसी व्यक्ति बच्चे का भारत के बाहर हो, तब वो वंश के आधार पर नागरिकता कैसे पा सकता है? वंश मतलब उसके माता पिता, उसके पूर्वज भारतीय हों। तो अगर भारत के बाहर आपका जन्म हुआ है तो फिर ये कंडीशन, पहले 1992 तक कहा गया अगर आप भारत के बाहर पैदा हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके पिता भारतीय हैं तो आप भैया नागरिक कहलाएंगे। लेकिन वक्त के साथ ये मुद्दा उठा, भैया पिता ही क्यों, माता क्यों नहीं? हम तो वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, नागरिकता में महिला और पुरुष की बराबरी की बात करते हैं, संविधान भी ऐसा कहता है, इक्वालिटी की बात करता है, तो ऐसा क्यों नहीं? आगे जाकर इस गलती को सुधार दिया गया 2004 में। 2003 में जो संशोधन हुआ उसमें कह दिया गया कि 2004 के बाद अगर आप भारत के बाहर आपका जन्म हुआ है और आपके फादर या मदर कोई भी एक इंडियन है, भारतीय मूल के हैं, तो फिर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन आगे जाकर और क्लैरिफिकेशन किया गया, कई बार ऐसा भी होता है भारतीय मूल के लोग होते हैं, बाहर जाते हैं, चाहे वो जॉब के लिए जाएं चाहे बिजनेस के लिए जाएं, लेकिन वहां उनके बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन वो वापस नहीं आते हैं, वो वहां बसने के इरादे से चले जाते हैं। तो भारत की नागरिकता क्यों भैया, अल्टीमेटली उनको क्यों मिल जाए? तो फिर इसको स्ट्रिक्ट करके फाइनली आज के समय के लिए ये बना दिया गया है क्या कि 2004 के बाद कह दिया गया कि या तो माता और पिता कोई भी इंडियन हो। फिर से दोहरा दूं, फाइनल नियम क्या कहता है? आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है, ठीक है, आपके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होने चाहिए, प्लस आपको 1 साल के अंदर एक रजिस्ट्रेशन करा देना है वहां के इंडियन कॉन्सुलेट में। अगर आप विदेश में पैदा हो रहे हैं, आपके माता और पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, प्लस आपको 1 साल के अंदर वहां रजिस्ट्रेशन कराना है वहां के इंडियन कॉन्सुलेट में। इस घोषणा पत्र, इस डिक्लेरेशन के साथ क्या घोषणा पत्र देना है कि मैंने किसी और देश की नागरिकता या पासपोर्ट नहीं लिया है। मतलब मेरे बच्चे ने, जो भी व्यक्ति कराएगा, बच्चा तो छोटा होगा 1 साल के अंदर अंदर, उसके माता पिता ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि हमें भारतीय नागरिकता चाहिए, प्लस हमारे बच्चे के लिए और कोई नागरिकता नहीं मांगी गई है या उनके पास और कोई देश का पासपोर्ट और नागरिकता नहीं है, यानी वो आज भी भारत के नागरिक हैं और उनके बच्चे को भारत की नागरिकता चाहिए। तो अल्टीमेटली आज का नियम कहता है वंश के आधार पर भारत की नागरिकता लेने के लिए क्या चाहिए? आपका भारत के बाहर जन्म हुआ है कोई बात नहीं, आपका वंश यानी आपके माता या पिता में से कोई भारतीय हो, प्लस 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया हो और डिक्लेरेशन दिया हो कि हमने किसी और देश का पासपोर्ट या नागरिकता नहीं ली है, तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अगला प्रोविजन क्या कहता है भैया? अगला प्रोविजन है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए। रजिस्ट्रेशन के द्वारा ऐसे लोग जिनके माता, जो बाहर ही रह रहे हैं, जिनके माता पिता या कोई पूर्वज भारत या अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, उस समय भारत में रहे हों, लेकिन अभी भारत से बाहर रह रहे हैं, वो भारत वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि भैया हमें भारत की नागरिकता मिल जाए। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ही है ऐसे लोग जिनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। वो भारतीय मूल के कैसे बन गए? जिनके माता पिता या पूर्वज भारतीय रहे हैं उनको, लेकिन पहले यहाँ आना होगा, कम से कम 7 साल भारत में निवास करना होगा और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थ्रू रजिस्ट्रेशन उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। चलिए ठीक है भैया, आप भारतीय मूल के हैं तो आपने नागरिकता ले ली, लेकिन आप टोटली फॉरेनर हैं, तो आपके माता पिता भी भारतीय नहीं थे, तो आप भारतीय मूल के नहीं हैं, आप भारत के बाहर ही जन्मे, लेकिन कोई फॉरेनर ऐसा है जिसको भारत बहुत पसंद आया, जो चाहता है भैया मैं भारत में रहना, तो लंबी चौड़ी सी एक लिस्ट बना दी कि ठीक है भैया आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। कोई भी फॉरेनर, विदेशी आदमी भारत का नागरिक बन सकता है अगर वो ये नियम पूरा करे। क्या क्या भैया? सबसे पहली बात तो वो एक ऐसी कंट्री से हो जहां इंडियंस को प्रिवेंट ना किया जाता हो, इंडियंस को रोका ना जाता हो। एक तरह से वो दुश्मन देश नहीं है, या यूं कह लीजिए एक ऐसा देश नहीं है जहां भारतीयों को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा रहा है, भारतीयों को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा, जहां भारत को के आने जाने पर रोक नहीं है। ऐसे देश से आप नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि कोई देश अगर हमारे नागरिकों पर रोक लगा रहा है तो हम उनके नागरिकों को भी अपनी नागरिकता नहीं दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है। दूसरा, जब भी आपको नागरिकता चाहिए उसके बाद आपको अदर सिटीजनशिप रिनाउंस करनी पड़ेगी, यानी आपके पास जिस भी देश की नागरिकता है आपको वो छोड़नी पड़ेगी। मैं बार बार दोहराता रहा हूं, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, देश में एक ही नागरिकता है, प्लस एक साथ हमारे भारत देश का नागरिक कोई दूसरी देश की नागरिकता नहीं रख सकता। तो अगर कोई फॉरेनर नागरिकता चाहता है तो उसे दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। तीसरी बात, ये इंपॉर्टेंट नियम डाल दिया है भैया, क्या क्या? जब भी आप अप्लाई करें, एक तो उससे ठीक 12 महीने पहले आप या तो भारत में निवास कर रहे हों
या आप भारत की नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हो। मान लीजिए मैं आज अप्लाई कर रहा हूं, आज से 12 महीने पहले से मैं भारत में ही रह रहा हूं, ये जरूरी है। और उन 12 महीने से पहले भी जो 14 साल हैं, उनमें से 11 साल मैं भारत में हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा हूं, या फिर या तो भारत में रहूं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करूं। इन बातों का क्या मतलब है? मतलब मान लीजिए मैं आज भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं एक फॉरेनर हूं, मान लीजिए मैं भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे आज से पहले 15 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा। कैसे? कहेंगे अप्लाई करने के ठीक 12 महीने पहले से आप भारत में रह रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं पिछले 1 साल से आप बाहर घूम रहे हो और वापस आके कह रहे हो मुझे नागरिकता दे दो, नहीं, लगातार पिछले 12 महीने से आप भारत में हो। और उससे पीछे भी 14 साल जो बीते हैं, ये 1 साल हो गया, इससे पहले के 14 साल में 11 साल आप भारत में रहे हो, मतलब आप पिछले 15 सालों में से 12 साल तो भारत में ही रह रहे हो, 11 साल पिछले 14 सालों में से, और फिर 1 साल पिछला लगातार, तब आप भारत के नागरिकता के लिए एलिजिबल बनोगे। आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए, कोई आप पर आरोप नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में 22 भाषाओं का जिक्र है। उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको अच्छी समझ होनी चाहिए उस भाषा की, यानी आप भारतीय भाषा या संस्कृति को समझते हो। कौन सी भाषाएं भैया? ये वाली। मैं ऑलरेडी शेड्यूल पर, मेरा चैप्टर है, आप उसे देख सकते हैं। शेड्यूल पर जो मेरी क्लास है उसमें मैं बता चुका हूं, हमारे 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं वो ये हैं: असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। इनमें से कोई भी भाषा का अगर आपको ज्ञान है, इनिशियली भाषाएं कितनी थी पिछली क्लास में बता चुका हूं, 14, बाद में सिंधी भाषा जोड़ी गई 15, उसके बाद 3 भाषाएं और ऐड कर दी गई, नेपाली एंड कोंकणी, उसके बाद लास्ट में 4 भाषाएं ऐड कर दी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, सेंधली। ये सारी भाषाएं जुड़कर आज 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का अगर आपको ज्ञान है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। किसके द्वारा नागरिकता लेने के लिए? नेचुरलाइजेशन के द्वारा, देसीकरण के द्वारा। ऐसी नागरिकता लेने वाले भैया हाल में कौन व्यक्ति हैं? आप जानते हैं, अदनान सामी। लेकिन इसका अगला क्लॉज इंपॉर्टेंट है अदनान सामी को नागरिकता मिलने के लिए संदर्भ में। क्या? इतने सारे नियम को भारत सरकार फॉरगो कर सकती है, हटा सकती है, यदि सामने वाला व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है वो इस फील्ड में अच्छा कोई हुनरमंद काम करता हो, कुछ भी ऐसा प्रगतिशील या समाज के लिए बेहतर काम किया हो। विज्ञान के क्षेत्र में कोई नामी साइंटिस्ट हो सकता है, कला जैसे कि अदनान सामी, अच्छा संगीतकार, अच्छा गीतकार कोई व्यक्ति हो सकता है, दर्शन शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो सकता है, अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति हो सकता है, लिटरेचर साहित्य में कोई कवि, कोई लेखक अच्छा हो सकता है, शांति के क्षेत्र में कोई बड़ा काम किया हो, या समाज सेवा में ह्यूमन राइट्स के लिए, मानवाधिकार के क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया हो। अगर आप उनमें से किसी एक में कोई बेहतरीन काम में के लिए जाने जाते हैं तो उससे पहले वाले सारे नियम भारत सरकार फॉरगो कर सकती है, माफ कर सकती है और आपको नागरिकता दे सकती है। फाइनल क्या है भैया? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई बाहरी देश या राज्य को भारत सरकार द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है तो उसकी नागरिकता हमें मिल सकती है, जैसे कि पौंडीचेरी को एक्वायर किया गया और उसके पौंडीचेरी के लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए कौन सा ऑर्डर निकाला गया था? सिटीजनशिप ऑर्डर पौंडीचेरी 1962, 1962 में ऑर्डर निकाल दिया गया कि भैया अब ये पौंडीचेरी भारत का हिस्सा, इसमें रहने वाले ये लोग अब भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये पूरा टॉपिक है। अच्छा, इसके अलावा लॉस, जल्दी से लॉस के बारे में बता देता हूं। अब तक हमने पढ़ा भारत की नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके। अब भारत की नागरिकता जाने के 3 तरीके बताता है यही कानून, नागरिकता कानून 1955। क्या क्या? पहला है भैया रिनंसिएशन, यानी त्याग। इसका सेक्शन 8 कहता है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय एडल्ट। अगर आप एक वयस्क हैं, अगर आप एक एडल्ट हैं, 18 साल से ज्यादा के हैं, आप अपनी मर्जी से त्याग सकते हैं। कहते हैं भैया आपको नहीं पसंद भारत, ठीक है, भारत की नागरिकता त्यागिए, जहां मन चाहे रहिए, आप पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन जब तक इस देश में रहें, इस देश के कल्याण के लिए काम कीजिए, इस देश के लिए वफादार रहिए भैया। इस देश ने ही हमें सब कुछ दिया है, जिस देश की मिट्टी में पले बड़े हैं, जिस देश की रोटी, नमक, पानी, हवा खाकर हम इतने इस लायक बने हैं, जो भी आज हम और आप हैं, वो सब इस देश, इस आबो हवा, यहाँ के लोगों द्वारा दिया गया एक कह लीजिए एक उपकार है, जिसे लौटाना हर भारत माँ के बेटे का फर्ज बनता है। तो अगर कोई भी चाहे कि उसे भारत में नहीं रहना है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन करके अपनी नागरिकता त्याग सकता है एज पर दिस लॉ। सेकंड, टर्मिनेशन। यदि कोई स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले
तो ठीक है भैया, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा, क्योंकि एक साथ दो नागरिकता नहीं रह सकती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आपको वंचित किया जा सकता है भारत की नागरिकता से, कैसे? या तो आपने फ्रॉड करके नागरिकता ली हो, हमें पता चले, मतलब भारत सरकार को पता चले कि जो नागरिकता लेने के लिए आपने पेपर या जानकारी दी है वो फर्जी है, झूठी है, फ्रॉड है, तो आपकी नागरिकता वंचित की जा सकती है। आपकी नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है। दूसरा, डिसओबे, भारत सरकार के किसी कानून का पालन ना करने की स्थिति में भी ऐसा किया जा सकता है। कम्युनिकेशन विद एनिमी, अगर भैया आपने दुश्मन से वार्तालाप की है, ऐसे प्रूफ, ऐसे सबूत, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि आप दुश्मन देश से मिले हुए हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में आप शामिल हैं, तो भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यदि नागरिकता हासिल करने के 5 साल के अंदर 2 साल की जेल। यदि कोई व्यक्ति बचपन से भारतीय नहीं है, बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको मान लीजिए नागरिकता मिलती है, और नागरिकता मिलने के 5 साल के अंदर किसी वजह से आपको 2 साल की जेल हो जाती है, तो आपका कैरेक्टर संदिग्ध हो जाता है कि भैया ये डाउटफुल आदमी है, तो भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इस तरह से आज की क्लास में हमने भैया पढ़ लिए भारत की नागरिकता पाने के 5 नियम और नागरिकता खोने के 3 नियम। ये 1955 एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। अब आगे कहानी क्या है भैया? अब आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैब 2019। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो प्रेजेंट संशोधन आया है, जो अमेंडमेंट आया है हाल फिलहाल में, दिसंबर 2019 में ऑलरेडी पास हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे शॉर्ट में कैब कह देते हैं, 2019, हिंदी में नागरिकता संशोधन विधेयक। इस संशोधन में ऐसा क्या हो गया जो इतना बवाल मचना शुरू हो गया भैया? ये समझने के लिए पहले इस वर्ड को समझ लीजिए। परसिक्यूशन का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, शोषण करना, दबाव बनाना, ठीक है, आपके साथ अत्याचार होना। इस वर्ड को ही इंपॉर्टेंट बनाते हुए, इस वर्ड को सेंटर में रखते हुए कुछ ऐसे प्रावधान डाले गए जिस पर कुछ लोगों को आपत्ति होने लगी और बवाल बन गया। वो क्या थे भैया? ये नागरिकता संशोधन कहता है, ये अगर आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से आप पहले भारत में आ गए हैं, आप इन 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और आप इन 6 बिरादरियों से संबंधित हैं, 6 धर्म को मानने वाले हैं, इनमें से किसी भी एक धर्म को मानने वाले हैं 6 धर्मों में से, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी या क्रिश्चियन, तो आप इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाएंगे। इलीगल माइग्रेंट मैं पहले ही आपको बता चुका हूं भैया, जो बिना पासपोर्ट, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के हमारे देश में आ जाए, या डॉक्यूमेंट लेकर आए लेकिन जिस अवधि के लिए आया था, 6 महीने का पासपोर्ट वीजा लेकर आया लेकिन 6 महीने के बाद भी रह रहा है, तो वो इलीगल माइग्रेंट था। अब सरकार ने ये छूट दे दी कि अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और आप हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन या पारसी हैं, तो भैया आपको ये छूट है, आप इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाएंगे। अल्टीमेटली इसी के साथ एक छूट और बढ़ गई। अभी हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी दूसरे देश से विदेशी आता है तो उसको यहां कम से कम 11 साल रहना पड़ता है, 1 साल पहले, है ना, और उसके बाद भी उन 14 सालों में से 11 साल, यानी अल्टीमेटली 11 साल का निवास, और बल्कि मैं तो कहूंगा 12 साल टोटल रहना पड़ता है, तब जाकर ये नागरिकता मिलती है। तो जो 11 साल का पीरियड था वो घटाकर अब कितना रह गया? 5 साल। कैसे? अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 को आ गया तो 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2019 तक का टाइम पीरियड कितना? 5 साल, क्योंकि 31 दिसंबर 2019 में ये ऑलरेडी पास हो गया है। तो जो भी 5 साल भारत में रह लिया, एक तरह से इस संशोधन के तहत भारत सरकार ने उसे अनुमति दे दी कि आप अगर इस धर्म के हैं तो आप इलीगल नहीं कहलाएंगे, आप भारतीय नागरिक बन जाएंगे। भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करिए, आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब सवाल उठने लगा ये कि भैया ये किन किन पर लागू नहीं है? कहा गया भैया आपने ऐसा क्यों किया? जो म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम आते हैं उनको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? पाकिस्तान से शिया या अहमदिया मुस्लिम है, उनको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? अफगानिस्तान से हजरात, तजिकीस एंड उज्बेकिस्तान के उज्बेक्स, आप जानते हैं ऊपर से यूएसएसआर टूटा, और यूएसएसआर टूटने के बाद उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे 13 अलग कंट्रीज बन गए। उन 13 कंट्रीज में से भी काफी सारे लोग अफगानिस्तान और फिर अल्टीमेटली अफगानिस्तान से भारत आए हैं।
कि उन लोगों को इलीगल क्यों माना जा रहा है, उन्हें नागरिकता क्यों नहीं मिल रही भैया, श्रीलंका के तमिल्स को क्यों नहीं मिल रही है, बांग्लादेश से आए अथीस्ट यानी नास्तिक लोग, बांग्लादेश में कई सारी एक दो लेखिका को आप जानते ही हैं जो अथीस्ट थे, जो कट्टर इस्लाम को नहीं मान रहे थे, उन लोगों को यहाँ नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, इन लोगों को बाहर क्यों रखा गया। तो इसी वर्ड का हवाला दिया गया भैया, परसिक्यूशन। इनसे कहा गया कि इन देशों में अगर कोई रोहिंग्या आ रहा है, इन देशों से अगर कोई रोहिंग्या या इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो वहां माइनॉरिटी में नहीं है, वहां वो मेजॉरिटी में है, लेकिन इस धर्म के मानने वाले इन देशों में माइनॉरिटी में है। जो माइनॉरिटी में होगा उसका ही परसिक्यूशन हो सकता है, जो मैंने अभी आपको समझाया, शोषण हो सकता है। यानी हिंदू धर्म के मुस्लिम धर्म के अलावा जो धर्म के लोग थे उन्हें शायद वहां पर शोषण या दबाव का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो हमारे देश में आए हैं, इसलिए उन्हें नागरिकता देने के लिए ये प्रावधान किया गया है। अगर कोई मुस्लिम है या बहुसंख्यक है, श्रीलंका में अगर तमिल भी है तो भी वो वहां बहुसंख्यक समाज का हिस्सा है, उसका शोषण नहीं हो रहा है, इसलिए परसिक्यूशन नहीं हो रहा है। परसिक्यूशन से बचाने के लिए इन लोगों को छूट दी गई है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। ये डिबेटेबल विषय है, अलग अलग जगहों पर इस पर अलग अलग तरह की डिबेट हो रही है। हम एज अ स्टूडेंट उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम की बातें हैं वो पकड़ेंगे। एग्जाम में पूछा जाएगा ये बातें, नए संशोधन के अनुसार संविधान संशोधन या सिटीजनशिप एक्ट 2019 में जो संशोधन किए गए हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार कौन कौन से देश हैं जिनको नागरिकता मिल सकती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक। वो कौन कौन से धर्म के हो सकते हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन, ये 6 धर्म आप याद कर लेंगे। या वो कह देगा, कोई 3 देगा और एक गलत ऑप्शन दे देगा, आपको ये याद होना चाहिए बस। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, इसको भी भैया ध्यान रख लीजिएगा। कैब कहां लागू नहीं है? कैब भैया सबसे पहले तो लागू नहीं है ILP वाले नॉर्थ ईस्टर्न भाग में। मैं आपको बता दूं, हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न भाग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ऐसे हिस्से हैं जहां भारत से वहां जाने के लिए परमिट लगता है, इसे इंटरलाइनिंग परमिट के नाम से जाना जाता है। ऐसे भाग जहां ये इंटरलाइनिंग परमिट लगता है वो जैसे कि कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये वो हिस्से हैं जहां पर ILP लेकर जाना पड़ता है, परमिट लेकर जाना पड़ता है। वो इंटरलाइनिंग परमिट वाले राज्य इसमें शामिल नहीं है, यानी यहां वहां पर ये लागू नहीं होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कहां कहां लागू नहीं होता। और भी एक जगह है जहां पर ये लागू नहीं होगा, हमारे संविधान के 6 शेड्यूल में कुछ राज्यों के, 4 राज्यों के कुछ ट्राइबल एरियाज बता दिए हैं, वहां पर भी भैया ये लागू नहीं होगा। कौन कौन से हैं वो ट्राइबल एरियाज? मैंने आपको याद कराया बार बार, ATM में मनी नहीं है, कोड आपको याद होगा अगर आपने मेरी पिछली क्लास की होंगी तो। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, है ना। ये 4 स्टेट, इनमें जो ट्राइबल एरियाज हैं वो जो शेड्यूल में शामिल किए गए हैं उन पर भी ये लागू नहीं होता है। फिर भी भैया असम में इसका विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली बात, असम क्यों विरोध कर रहा है भैया? असम पूरा कवर नहीं हो रहा है, पूरे असम को छूट नहीं मिली, सिर्फ असम के ट्राइबल एरियाज को छूट मिली कि ये संविधान का संशोधन असम के ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं होगा, बाकी तो जगह लागू हो रहा है। वो क्यों परेशानी है भैया? वो ये है, असम का इश्यू क्या है, 1920 के बाद से ही असम में बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हो रहा था। असम में दूसरे देश के बहुत सारे लोग, नजदीकी देशों के, खासकर बांग्लादेश और उन इलाकों के बहुत सारे लोग अंदर आते चले गए इलीगली। ऑफिशियली ऑब्वियसली इलीगली आए थे वो। अब इसका हल्ला तब मचा 1978 में। 1978 में भैया हीरालाल नाम के उनके एक असम के एक विधायक जी की डेथ हुई। बीच में इलेक्शन कराने थे, इलेक्शन के दौरान वोटर्स की संख्या देखा गया बहुत तेजी से बढ़ी, जो वोटर्स लिस्ट कहती थी उसका कई गुना पहुंच गई। बोले ऐसा कैसे हो रहा है, इतने तो वोटर्स थे ही नहीं, इतनी जल्दी तो यहाँ पर पॉपुलेशन वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली इतना ज्यादा पहुंच गई, विरोध हुआ, हल्ला मचा, ये पूरे इलेक्शन कैंसिल कराने पड़े। 1978 के इलेक्शन कैंसिल हो गए और 1978 से 85 तक वहां के छात्र नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया
कि भैया यहाँ पर ये जो वोटर्स की संख्या बढ़ी है ये इसलिए बढ़ी है कि आसपास के देशों के बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट यहाँ आ घुसे हैं और इलीगली ही अपने पेपर्स तैयार करा रहे हैं, अपने वोटर आईडी कार्ड तैयार करा रहे हैं और यहाँ के नागरिक बन जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली वो हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये सारा विवाद बढ़ा, ये छात्र आंदोलन जब बहुत ज्यादा बढ़ा, इतने साल तक चला, तो अल्टीमेटली 1985 में एक एग्रीमेंट हुआ, एक अकॉर्ड हुआ जिसे असम अकॉर्ड 1985 के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत सरकार ने ये तय किया असम के लोगों की भलाई के लिए कि ठीक है भैया 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई भी यहाँ पर आया है, 24 मार्च 1971 के बाद इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो किसी भी धर्म का हो, 24 मार्च 1971 के बाद यदि वो असम में आया है तो वो इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा, वो इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा, वो आसाम का नागरिक नहीं है, वो आसाम के लोगों की संसाधनों पर, आसाम के लोगों के संसाधनों पर कब्जा नहीं कर सकता, भारत का नागरिक नहीं कहलाया जा सकता, उसको वापस जाना चाहिए। यहां मामला शांत हुआ, लेकिन अब फिर विवाद शुरू हो गया भैया। 1971 डेट दी हुई थी पहले, अब नई डेट क्या आ गई, 31 दिसंबर 2014। तो अब तक तो ऐसा था 1971 तक जो आ गया सो आ गया, उसके बाद का कोई भी भारत का नागरिक नहीं है। लेकिन नया संशोधन क्या कहता है, 2014 तक, 2014 तक, हालांकि वो रिलीजन की बात कर रहा है, लेकिन 2014 तक यदि उन 6 धर्मों के लोग कोई भी आए हैं तो अब वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। इस बात से असम के लोगों में नाराजगी है। वहां के लोगों का कहना है कि भैया इस तरह से हमारे यहाँ की जनसंख्या इलीगल माइग्रेंट्स की और बढ़ जाएगी, जो पहले इलीगल कहलाते थे अब उन्हें आप भारतीय नागरिकता दे दोगे। इस वजह से ये विवाद चल रहा है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जल्दी से सारे क्वेश्चंस को कवर कर देता हूं भैया, जिसको थोड़ा भी डाउट लगे वापस रिपीट करिएगा। मैं एक मॉडरेट पेज से चलता हूं, जिसको समझ में आने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, यूट्यूब पर स्लो करने का ऑप्शन होता है, स्पीड कम करके सुन लीजिएगा। जिसको थोड़ा आइडिया है स्पीड बढ़ाकर जल्दी से कवर कर लीजिएगा, लेकिन एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं जल्दी से दोहरा देता हूं। सिटीजनशिप या नागरिकता 2 प्रकार से प्रावधान किए गए संविधान में। 26 जनवरी 1950 तक किसी को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी उसका प्रावधान है भाग 2, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक। पिछली क्लास जिसने नहीं अटेंड की है, क्लास नंबर 08 जाकर सर्च कर लीजिएगा और अटेंड कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी, अनुच्छेद 11 में ये प्रावधान दिया गया। संसद कानून जो बनाएगी उसके अनुसार संसद ने कानून बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये आप याद कर लेंगे। इन 2 प्रावधानों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 इस क्लास में पूरा पढ़ा दिया गया है, बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, जब तक याद ना हो जाए, समझ में ना आ जाए, कंठस्थ ना हो जाए, बार बार दोहरा लीजिएगा। अब सवाल उठता है भैया ये सिटीजनशिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से अटेंड करिएगा उस क्लास को। कुछ स्पेशल अधिकार, राइट टू वोट डालने का अधिकार, राइट टू वोट, या फिर कुछ स्पेशल पद, कुछ बड़े पद, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, सरकारी नौकरियां हो, ऐसे बहुत सारी चीजें केवल भारत के नागरिकों के लिए है, इसलिए नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके भी अलावा कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। ये यूपीएससी और पीसीएस में बार बार पूछा गया सवाल है। कई बार पीसीएस वगैरह के सवाल एसएससी और रेलवे में रिपीट कर दिए जाते हैं। इसको जाके उस क्लास में पढ़िएगा, मैंने लिखकर आपको बताया हुआ है कौन से अधिकार केवल पर्सन्स को और कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को मिले गए हैं। मेरे पिछले लेक्चर को अटेंड करिएगा, क्लास नंबर 08 को, वहां इस क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं वहां लिखवा चुका हूं, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 19, उनकी डिटेल भी समझा चुका हूं, प्लीज जाके अटेंड करिएगा। सिटीजनशिप, टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप कौन सी है भैया, हमारे भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है। आंसर इज, यहां पर लिख दे रहा हूं, एकल नागरिकता, और इंग्लिश में सिंगल सिटीजनशिप। हमारे भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। कोई एक राज्य और एक देश दोनों के लिए अलग नागरिकता नहीं लेगा, वो भारतीय ही कहलाएगा। चाहे हम देश के किसी भी भाग में रहते हों, हम सब एक ही नागरिकता के अंतर्गत आते हैं, भारतीय। अब ये सिटीजनशिप कहां से लिया गया भैया ये प्रावधान, आंसर इज
ब्रिटेन से। हमने सिटीजनशिप या नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ऑलरेडी मैं अपने शेड्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है भैया एग्जाम में? इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए हैं एग्जाम सिटीजनशिप एक्ट में? कौन कौन से इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं? 86, 92, 3, 5 और सबसे इंपॉर्टेंट 2019 जो अभी मैंने आपको समझा दिया, जिसके तहत 3 देश और उनसे जुड़े हुए 6 धर्म के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले आ गए तो भारतीय नागरिक होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इलीगल इमाइग्रेंट नहीं कहलाएंगे। वो सारी बातें आप रिपीट कर सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के कुल तरीके ये मैं कह चुका हूं आपसे, एग्जाम में पूछा जा चुका है 1 से ज्यादा बार भैया, इसको याद कर लीजिएगा। नागरिकता पाने के कितने तरीके हैं? 5। एज पर सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून के अनुसार नागरिकता हासिल करने के कितने तरीके? 5। वो पांचों का कोड बड़ा ऋण याद कर लीजिएगा। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एंड बाय न्यूट्रलाइजेशन। हिंदी में मैं आपको बता ही चुका हूं, जन्म वंश पंजीकरण के आधार पर, अर्जित क्षेत्र के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। नागरिकता खोने के तरीके 3 ऑलरेडी बता चुका हूं, रिवाइज कर लीजिएगा। और कैब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये 2019 का संशोधन सिटीजनशिप एक्ट बिल क्या कहता है। आज के लिए भैया इतना ही। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं खूब मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, कड़ी मेहनत करिए, कामयाब होइए। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं या कुछ और एडिशनल टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं। हालांकि मैं अपने सीरीज में एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, फिर भी प्रायोरिटी पर आपके टॉपिक्स भी जानना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।